एक बार एक प्रोसेस देखते हैं कि हमें जो है कैसे जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं एक होस्ट के अंदर। सपोजिटली मुझे इंसुलिन जीन जो है वो उसका प्रोटीन चाहिए, ठीक है, मतलब आई वांट टू ऑब्टेन इंसुलिन, ठीक है। तो मुझे इंसुलिन किसी ई कोलाई के अंदर उसकी जीन डालनी पड़ेगी, ठीक है। और जब वो ई कोलाई के अंदर उसकी जीन आ जाएगी तो मैं उस ई कोलाई को बायोरिएक्टर्स के अंदर लार्ज स्केल पे कल्चर करूँगी। बायोरिएक्टर्स में कम से कम 100 से 1000 लीटर का कल्चर ऑब्टेन हो जाता है एक ही बारी में, ठीक है। अब मैंने आपको ये डिस्कस कर ही लिया था, बायोरिएक्टर से मैं जब अपना ई कोलाई लूँगी, कल्चर लूँगी, तो मैं उसके अंदर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करा दूँगी एक्सेप्ट प्रोटीन्स। फिर मेरे पास एक सॉल्यूशन आएगा सिर्फ प्रोटीन्स का, ठीक है। प्रोटीन सारे डिफरेंट साइज़ के होते हैं, तो मैं उसको जेल के थ्रू सेपरेट कराऊंगी और मुझे पता है कि मेरा इंसुलिन कौन से साइज़ का है, मैं अपने डिज़ायर्ड साइज़ के प्रोटीन को ऑब्टेन कर लूँगी। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और फिर आपका वो मार्केट में आ जाएगा। लेकिन बायोरिएक्टर्स के बाद का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। इट इज़ द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द desired protein from the mixture is called as downstream processing, ठीक है। लेकिन ये जो जर्नी थी ना कि मैंने इंसुलिन जीन आइसोलेट करी और मैंने ई कोलाई के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है, और फिर मैंने जो है बायोरिएक्टर्स में डाला। तो बायोरिएक्टर्स से पहले का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है, उसके अंदर ही हमारा जो है चैप्टर इन्वॉल्व्ड है ये, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ह्यूमन की जो इंसुलिन जीन है आइसोलेट करनी है और मुझे ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर उसको इंसर्ट करना है। फिर ये प्लाज्मिड जो है कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट क्यों, बिकॉज इट इज़ कैरिंग अ फॉरेन डीएनए। एंड मैंने आपको बताया था कि if you want to insert foreign gene into the host, you require a vehicle. That vehicle which carries foreign gene into the host is called as vector, ठीक है। एंड प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, दे आर अ काइंड ऑफ वेक्टर्स। वाई, बिकॉज दे कैरी फॉरेन जीन इनटू द होस्ट। और एक बार होस्ट के अंदर फॉरेन जीन आ गई, देन दैट होस्ट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस आपने देख लिए कि पहला आपको प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है, ठीक है। फिर इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर डालना है। जब आप ई कोलाई के अंदर डालोगे उसको, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करोगे। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, वो दोबारा अभी देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं आइसोलेट करूंगी अपनी फॉरेन जीन को और साथ ही साथ मैं ई कोलाई के प्लाज्मिड को भी आइसोलेट करूंगी। आइसोलेट करने के बाद मैं अपनी जीन कैसे कट कर सकती हूँ, कल ही क्लास में हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से हम कट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि दे कट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है दे कट ऑन द इनर साइड ऑफ द डीएनए एक्सेप्ट द एंड्स, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप के हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करे थे, थोड़ा रिवाइज करें तो साइंटिस्ट नाथन्स ने डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को, और जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था एंडोन्यूक्लियस वो था आपका हिंद 2, ठीक है। अब आपको पता है कि ये नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या होती है, नॉमेनक्लेचर पेपर में पूछा जाता है। जो फर्स्ट लेटर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वो कैपिटल लेटर होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स द जीनस, ठीक है। इसमें मेरा जीनस है हीमोफिलस। फिर जो सेकेंड एंड थर्ड जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द स्पीशीज। तो IN से क्या है, इन्फ्लुएंजे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ठीक है। एंड D क्या होता है, उसके बाद का जो फोर्थ लेटर है स्मॉल में या कैपिटल में, दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रेन है वो है RD स्ट्रेन, जिसका मैंने स्मॉल d ले लिया है। और जो रोमन नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स कि मैंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से ये
वाला हिंद 2 कौन से नंबर पे आइसोलेट किया था, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कवर कर लेते हैं लेकिन उसको आइसोलेट करना एक अलग टेक्निक होती है। डिस्कवर ये हुआ था लेकिन आइसोलेट जो हुआ होगा वो हुआ होगा हिंद 1, ये सेकंड नंबर पे आइसोलेट हुआ होगा, इसलिए हम जस्ट इसे कह रहे हैं कि ये बस आपका जो है डिस्कवर हुआ है। ज़रा मेरा एंगल ठीक है ये, ओके ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हमारे हमने डिस्कस कर लिए, और हाँ ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किस में हुआ था, बैक्टीरिया में। अब सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नीड क्यों थी, बिकॉज बैक्टीरिया दे कैन इजीली गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस, सो दे हैव these restriction endonucleases which can cut the viral DNA and prevent infection, ठीक है। वायरल डीएनए को कट करते ही वायरस उसको इन्फेक्ट कर नहीं पाएगा, उसके एंजाइमेटिक मशीनरी को हाईजैक नहीं कर पाएगा, सो दिस वे दे प्रिवेंट देयर इन्फेक्शन फ्रॉम वायरसेस। बट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो अप क्लीव कर सकते हैं, फ्रैगमेंट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सो हाउ डू बैक्टीरिया protects its own DNA from restriction endonuclease by methylation। जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनको रेस्ट्रिक्शन वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। दे रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑन द डीएनए जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर एक साइट होती है, जब ये जहाँ पे ये कट करते हैं वो साइट होती है रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इको R1 की बात करूँ तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो है आपका 5', ये याद होना चाहिए, GAATTC 3', और ये यहाँ से 5', GAATTC। तो अब आप देख रहे होगे अपने आप ही कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। तो इस ऐसी सीक्वेंस जिनका सेम रीडिंग होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स, 5' से GAATTC, यहाँ पे भी GAATTC, ऐसे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एंड यूजुअली आपके सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो पैलिंड्रोमिक होती है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कहाँ करेगा, इको R1 है, ये उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कि फिक्स्ड है उसके लिए, और इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट भी फिक्स्ड है, वो G के बीच में, G और A के बीच में कट करता है। अब देखो हमारा क्या बचेगा इससे, हमारा जो है 5' पे G रह गया, ठीक है, और उसके बाद AATTC 3' पे रह गया, ऐसे ही 5' पे हमारा रह गया G, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा हमारा AATTC, ये हो गया 3' पे। तो मतलब एक ये है सीक्वेंस, और एक मिनट, ये G है यहाँ पे, और ये यहाँ पे है C ने बॉन्ड बना रखे हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका जो डीएनए बना पड़ा है, यहाँ से आपका डीएनए यहाँ पे बना पड़ा है, ठीक है। ये जो है TTAA ये लटक रहे हैं, और यहाँ पे AATT, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इसके पास लाऊं, यहाँ पे मेरा G है और यहाँ पे मेरा C है, ठीक है, यहाँ पे मेरा TTAA है। अब यहाँ से मैं क्या बनाऊँ, यहाँ से मैंने बनाया G, ऊपर था C, और यहाँ पे क्या था TTAA। मतलब ये जो ओवरहैंग्स हैं, ओवरहैंग्स प्रोड्यूस हुए आपके, जो
जो कि पेयर्ड नहीं है, ओवरहैंग्स आर नेवर पेयर्ड एंड दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। व्हाई? बिकॉज दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इनको मैंने तोड़ तो दिया था, लेकिन जैसे मैं इनको पास में लाऊंगी ये इसके साथ बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देगा, मतलब दे कैन ईजिली रीयूनाइट, इसलिए इनको कहते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि ये जो ओवरहैंग्स होते हैं ये कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। यहाँ तक हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। ऐसे एंड्स स्टैगर्ड एंड्स होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं, कोहेसिव एंड्स होते हैं। मतलब स्टैगर्ड, कोहेसिव एंड स्टिकी एंड्स। ऐसे ही अगर मैं आपको हिंद 2 की साइट बताऊं, उसकी होती है 5 प्राइम GTC GAC, होगी तो पैलिंड्रोमिक ही GTC GAC। ये बिल्कुल इसकी हिंद 2 की रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या है, यहाँ पर। तो हमारे पास जो एंड्स आते हैं वो स्टैगर्ड एंड्स नहीं आते हैं, उनको कहते हैं ब्लंट एंड्स। व्हाई आर दे कॉल्ड ब्लंट एंड्स? बिकॉज देयर आर नो ओवरहैंग्स इन दीज एंड्स, ठीक है। कोई ओवरहैंग नहीं है, अगर ओवरहैंग होता तो हम उसको स्टैगर्ड एंड्स कहते, ठीक है। अब हमें यूनाइट करने में कौन हेल्प करेगा, कौन सा एंड, कौन से एंड्स हैं जो कि रीयूनाइट जल्दी से कर जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ DNA लाइगेंस। लाइगेंस नहीं डालोगे तो भी वो आपके एंड्स रीयूनाइट कर जाएंगे, वो एंड्स होते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। अदरवाइज ब्लंट एंड्स को अगर आपको जोड़ना है कहीं पे भी तो आपको DNA लाइगेज चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको पूरे चैप्टर को अब इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि मुझे इंसुलिन प्रोटीन बनाना है मार्केट में लाने के लिए। तो सबसे पहली नीड क्या है कि मुझे इंसुलिन की जीन आइसोलेट करनी पड़ेगी ह्यूमन DNA से, ठीक है। आइसोलेट करने का मतलब उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस मिल गए हैं, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जीन क्लोनिंग हो। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन, ठीक है। जैसे हम माइटोसिस करते हैं तो उसके माइटोसिस में जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। सो अगर मैं जीन क्लोनिंग में क्या होगा कि जो क्लोन्स बनेंगे, क्लोन्स क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द जीन, ऑफ द सेम जीन। सो प्रोड्यूसिंग मल्टीपल बिलियंस में जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग कैसे हो सकती है? जैसे इंसुलिन की मैंने जीन थी वो मैंने आइसोलेट कर दी और मेरे को क्योंकि इसको अटैच करना है प्लाज्मिड के, इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर, तो मैं प्रेफर करूँगी कि स्टिकी एंड्स के साथ निकले। तो मैंने जो है अपना सपोजिटली मैंने इसका EcoR1 से कट किया तो इसके क्या हुए? स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। अब चलो मेरी इंसुलिन जीन है वो तो मेरी आइसोलेट हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्लाज्मिड को भी कट करूं ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो कि उसके अंदर भी स्टैगर्ड एंड्स या कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करे। तो दोनों के जो अगर आप अपनी फॉरेन जीन को और प्लाज्मिड को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे तो उनके सेम एंड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इजीली ज्वाइन हो जाते हैं। ब्लंट एंड कटर को भी यूज़ करोगे तो DNA लाइगेज डालो वो भी अपना जुड़ जाएगा उसके अंदर। और अगर आप स्टैगर्ड एंड कटर को यूज़ करते हो तो बहुत ही ईजी है, दोनों के पास ऐसे कंप्लीमेंट्री ओवरहैंग्स बनेंगे कि ये जीन उस प्लाज्मिड से जुड़ जाएगी, ठीक है।
इसको तो मैंने एक ही स्टेप में कर लिया। अब बात ये थी कि इकोलाई जो है उसमें से मुझे प्लाज्मिड लेना है। प्लाज्मिड होता क्या है? इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है मतलब कि इसके अंदर ओराई प्रेजेंट है और इसके पास जो है एक अपना क्रोमोसोमल डीएनए है बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इस प्लाज्मिड को मैं आइसोलेट करूं और फिर मैं इसको कट करूंगी और फिर मैं इसको जोड़ूंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन। तो मैं ई कोलाई बहुत सारा सॉल्यूशन लेती हूँ, कल्चर लेती हूँ ई कोलाई का, और फिर मैं उसके ऊपर लाइसोजाइम डालती हूँ। तो मेरा क्या होगा, ई कोलाई के जो सेल्स हैं वो लाइस कर जाएंगे। ठीक है, लाइस कर जाएंगे तो मेरे पास सारे बायोमोलिक्यूल्स एक सॉल्यूशन के अंदर आ गए। मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए डीएनए। तो मैं प्रोटीएज डाल दूंगी, प्रोटीन कट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स डालूंगी, लाइपेज डालूंगी, आरएनएस डालूंगी। अब क्या है, सारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स जो होते हैं आपके वो बहुत छोटे होते हैं। ओके, कंपेयर टू प्लाज्मिड एज वेल एज क्रोमोसोमल डीएनए, वो डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स छोटे से होंगे। अब मैं इस सॉल्यूशन को अगर सेंट्रीफ्यूज करूं, सेंट्रीफिकेशन बहुत ही हाई रेट पे होता है, 6000 टाइम्स पर सेकेंड, कि ज़रा सा भी छोटा फ्रैगमेंट होगा ना तो वो ऊपर पानी में तैरेगा और जो हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। सेंट्रीफिकेशन करने से मेरे पास दो चीज़ें ऑब्टेन हुई। एक था पेलेट जो नीचे बैठ गया, हैवियर था। इसके अंदर मेरे थे प्लाज्मिड प्लस मेरा क्रोमोसोमल डीएनए, और जो आपका सुपरनेटेंट था उसके अंदर बाकी आपके फ्रैगमेंट्स थे। तो मैंने सुपरनेटेंट को पोर कर दिया सिंपली और अपने पैलेट को सुखा के ले लिया। लेकिन अब इस पैलेट का मैंने जब सॉल्यूशन बनाया, इस पैलेट के अंदर मैं एक डाई डालूंगी जिससे मुझे डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए मुझे दिख सके। तो मैं इस पैलेट के अंदर इस पैलेट को लूँगी और इसका सॉल्यूशन बनाऊंगी। ठीक है, इस पैलेट के अंदर सबसे पहले तो मैंने बफर डाले। ठीक है, क्योंकि आपका जो है डीएनए का जो पीएच है मेंटेन रहना चाहिए। बफर डालने के बाद जो था ये पैलेट पूरा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर मैंने एक डाई डाली जो कि डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए हेल्पफुल होती है, उसे कहते हैं हम ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड डाई। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये इथीडियम ब्रोमाइड जो होती है ये चिलेट करती है डीएनए को। ठीक है, एंड इथीडियम ब्रोमाइड चिलेटेड डीएनए अगर आप यूवी लाइट के अंदर देखोगे तो ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है जिसमें मेरा प्लाज्मिड डीएनए है और क्रोमोसोमल डीएनए है। मुझे अब प्लाज्मिड डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट करना है, क्योंकि मैं क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं करना चाहती। तो मैं अब डीएनए को सेपरेट करना, डीएनए चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, किसी भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल को आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। That process is called as electrophoresis. Electrophoresis charged molecules को separate करती है under the influence of electric field, और किस basis पे? On the basis of size. And मुझे पता है क्रोमोसोमल डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, प्लाज्मिड का साइज बहुत छोटा है, और दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो आराम से ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो जेल लेते हैं उसे कहते हैं एगरोज जेल। तो हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं टू सेपरेट DNA fragments on the basis of size under the influence of electricity is called as age. Agarose gel electrophoresis। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। डिस्क्राइब द टेक्निक टू सेपरेट DNA ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आप ये एज लिख को पूरा डिस्क्राइब करोगे। इस एज में क्या होगा कि हम एक जेल टैंक लेंगे, ठीक है, और उस जेल टैंक के अंदर हम एक जेल लेंगे, एगरोज जेल। एगरोज जेल जो होता है पहले इसको हीट कर देंगे, हीट करने से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उस लिक्विड को हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे तो ये सेमी सॉलिड हो जाएगी और हमें सेमी सॉलिड एगरोज जेल मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर हम एक
थोड़ा सा डिप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं वेल। ये एगरोस जेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल नीचे तक नहीं जाता, बस उसका थोड़ा सा मिड तक जाता है। इसमें हम अपना डीएनए सॉल्यूशन डालते हैं जिससे कि वो सेपरेट हो सके। ठीक है, सेमी सॉलिड जो जेल है एगरोस जेल, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो अगर हम डीएनए डालेंगे एग्रोस जेल में और इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो जो हमारा चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अपोजिट्स अट्रैक्ट और जो सेम होते हैं दे रिपेल। ठीक है, तो मेरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, जिसे हम कहते हैं एनोड। ओके, अब वो वहाँ पे मूव करने के लिए किसके थ्रू मूव करेगा? पोर्स ऑफ एगरोस जेल। और वो डीएनए जो सबसे छोटा है साइज में वो जल्दी जल्दी आराम से मूव कर लेगा इस पोर से एंड इट विल बी क्लोजेस्ट टू द एनोड। और जो बड़ा साइज का डीएनए होगा वो इजीली पास नहीं कर पाएगा थ्रू द एगरोस जेल एंड इट विल रिमेन नियर द वेल। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अपना डीएनए सॉल्यूशन डाल दिया। इस डीएनए सॉल्यूशन के अंदर मेरी डाई भी है। मैंने आधे घंटे के लिए करंट पास किया, फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद आ गए होंगे बैंड्स। एक बैंड बड़ा बैंड आया होगा क्रोमोसोमल डीएनए का और एक आया होगा बैंड आपका टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पे मेरा एनोड अटैच्ड है, यहाँ पे मेरा कैथोड अटैच्ड है। टुवर्ड्स द एनोड एक बैंड आया होगा प्लाज्मिड का, बट अभी हमें वो नहीं दिख रहा। एंड यू नो दैट बोथ द डीएनए आर चिलेटेड विद इथिडियम ब्रोमाइड डाई। तो अब इस जेल टैंक को मैं यूवी लाइट दूंगी तो मुझे मेरे दो ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, एक ये और एक ये। तो मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि ये वाला जो बैंड है ये मेरा प्लाज्मिड का बैंड है। अब नाउ मुझे इस बैंड के अंदर हज़ारों प्लाज्मिड होंगे। मुझे इस बैंड डीएनए बैंड को, प्लाज्मिड के बैंड को जेल से अलग करना है। तो एक टेक्निक होती है टू सेपरेट द डीएनए फ्रॉम द एगरोस जेल। कौन सी टेक्निक कहलाती है? इल्यूजन। इल्यूजन में हम क्या करते हैं? वी कट दैट पार्ट ऑफ द जेल विच इज़ कंटेनिंग आर डीएनए बैंड। उसके बाद हम उसको हीट करते हैं सॉल्यूशन में, तो हमारी जो एग्रोस जेल होती है वो हमारी लिक्विड हो जाती है और पैलेट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। इस पैलेट में क्या है? हमारा प्लाज्मिड के बहुत सारे हज़ारों मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मेरा पैलेट जो है आइसोलेट हो गया, प्लाज्मिड आइसोलेट हो गया। अब मुझे क्या है? अपनी फॉरेन जीन डालनी है इसके अंदर। इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, हम अपने हाथों पे लेके और खुद अटैच नहीं कर सकते उसको। हम क्या करते हैं? एक एपेंडॉर्फ ट्यूब लेते हैं, एपेंडॉर्फ ट्यूब, राइट। इस ट्यूब के अंदर हम डालते हैं अपना प्लाज्मिड। ठीक है, हम डालते हैं अपना फॉरेन जीन। ठीक है, फिर जिस कटर से हमने जीन को कट किया था सेम कटर यहाँ पे डालेंगे। मैंने यूज़ किया था इको R1, तो मैं इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, बाय चांस अगर ये वो ना हो पाए, जुड़ ना पाए, तो मेरे पास मैंने डीएनए लाइगेज भी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और मैंने बफर डाल दिए जिससे कि आपके जो पीएच है डीएनए का वो मेंटेन रहे। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ डाली इस एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर? एक मैंने डाला आपका प्लाज्मिड, एक मैंने डाला आपका फॉरेन जीन। ठीक है, मैंने वही सेम कटर यूज़ किया है इको R1 जिससे मैंने फॉरेन जीन कट करी थी, जिससे कि सेम स्टैगर्ड एंड स्टिकी एंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो और ये फॉरेन जीन और प्लाज्मिड इजीली लाइगेट कर पाए। बाय चांस दिक्कत हो तो मैंने डीएनए लाइगेज भी डाल दिया है और पीएच को मेंटेन करने के लिए मैंने बफर डाल दिया है। अब इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दो आप एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इको R1 क्या है? एक एंजाइम है, वो तभी फंक्शन करेगा, और लाइगेज भी क्या है? एंजाइम है, तभी फंक्शन करेगा जब उसका ऑप्टिमम रेंज में होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरिंग के लिए। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? इस सॉल्यूशन के अंदर ये हो सकता है, पहली बात कि आपका प्लाज्मिड, क्योंकि उसके खुद के स्टिकी एंड्स थे, ठीक है, हो सकता है कि ये प्लाज्मिड दोबारा से ज्वाइन कर गया। ठीक है, तो मतलब आपका ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हम वेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज वेक्टर क्या होता है? इट इज़ अ व्हीकल विच कैरीज द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट। और प्लाज्मिड क्या है? इट इज़
acting as a vector it is going to carry foreign gene into the E. coli. तो plasmid is a vector, it is a very common used vector. प्लाज्मिड के अलावा भी वेक्टर्स यूज़ होते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज़ प्लाज्मिड. ठीक है, अब प्लाज्मिड खुद जुड़ गया हो केस 1. ठीक है, हो सकता है कि अब उस प्लाज्मिड के अंदर एक प्लाज्मिड ऐसा, कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होंगे जिसके अंदर हमारी फॉरेन जीन जो है अटैच हो जाएगी. ये होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलो या इसको बोलो आप रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. ठीक है, ओके. साथ ही में इसी एपेंडॉफ के अंदर मैंने आपके ई कोलाई भी डाले हैं, बहुत सारे. ठीक है, ई कोलाई मैंने इसलिए डाले कि एक तो प्लाज्मिड डीएनए के साथ जुड़ना चाहिए फॉरेन जीन के साथ, साथ ही साथ एक काम और हो जाए कि ई कोलाई के अंदर भी चला जाए. ये जो केस 2 है जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. अब हमें इसको ई कोलाई के अंदर डालना है. ठीक है, whenever we add a foreign DNA into the host, the process is called as transformation. एंड इससे क्या होता है, होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है. लेकिन होस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉरेन जीन को एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट बनना होता है. कॉम्पिटेंट मतलब एलिजिबल. एलिजिबल मतलब कि हाँ ये तैयार है, ये उस पोजीशन पे है कि ये एक फॉरेन डीएनए को अपने अंदर समेट सके. ठीक है, तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई कोलाई की वॉल है, इजीली तो डीएनए अंदर चला नहीं जाएगा, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, सेल वॉल को परमिएबल करना बहुत मुश्किल है. तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर इस सेल वॉल को, ई कोलाई को हम डाइवेलेंट कैटायंस से ट्रीट कराते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस. ठीक है, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयंस. अब क्या होगा, मैग्नीशियम सरफेस पे इसके सारे हैं. ठीक है, अब आप इसके ऊपर प्लाज्मिड का सॉल्यूशन डालोगे तो डीएनए क्या है, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम पे. तो डीएनए जो है इसके ऊपर, वॉल के ऊपर प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वॉल पर क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट. ठीक है, उसके बाद हम कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे. ठीक है, मोस्ट कॉमन टेक्निक जो होती है वो होती है हीट शॉक मेथड. हीट शॉक मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन है ना ई कोलाई का और प्लाज्मिड का, उस सॉल्यूशन को पहले रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, उसके बाद रखते हैं इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 मिनट्स. फिर अगेन इसको रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे. इसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल के अंदर सेल वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, जो उसके सेल वॉल के बाहर जो प्रेसिपिटेट किया हुआ डीएनए है, इट विल रेडिली एंटर इनसाइड द होस्ट. ठीक है, इसके अलावा भी हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी दे दो ई कोलाई को, उसके सेल वॉल और मेम्ब्रेन में नैनोपोर्स बन जाएंगे कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए. ठीक है, तो आपका जो डीएनए अंदर चला जाएगा. या जीन गन मेथड, आप अपने जैसे छल्ले होते हैं जीन के अंदर, बुलेट्स होती हैं, हम बुलेट्स की जगह पे हम यूज़ करते हैं टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स, और उसके आसपास ना सॉल्यूशन लगा देते हैं प्लाज्मिड का. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का. तो फिर जैसे ही हम गन को शूट करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स है टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स, वो इमीडिएटली उसके साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं. और ये जनरली किया जाता है वो प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. इमीडिएटली वो अंदर साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे. गोल्ड एंड टंगस्टन का है, उसका तो कोई यूटिलाइज होगा नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर जो सॉल्यूशन लगा था फॉरेन डीएनए का, वो सेल के अंदर पहुंच गया. ठीक है, तो इसे कहते हैं जीन गन और बायोलिस्टिक्स मेथड. या हम डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं. आपने पढ़ा होगा कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अंदर हमने इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को डील किया था. एक था इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक हमने किया था
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हमने बोला था IVF, ठीक है। उसमें एक लास्ट टेक्निक हमने यूज़ करी थी ICSI। इसमें क्या था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ओवम के अंदर हम एक माइक्रो नीडल के थ्रू स्पर्म का न्यूक्लियस डाल देंगे, तो इसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन भी यूज़ होता है ई कोलाई को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपने माइक्रो नीडल ली, उसमें फॉरेन DNA लिया और माइक्रो नीडल को साइटोप्लाज्म ऑफ ई कोलाई में छोड़ दिया, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हमने सपोजिटली हीट शॉक मेथड किया। हमने जो ये सॉल्यूशन लिया था ना एपेंडॉफ ट्यूब में, इसमें हमारा प्लाज्मिड भी था, ठीक है, इसमें हमारा इको R1 भी था, इसमें हमारा फॉरेन जीन भी थी, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ई कोलाई के सेल्स भी थे, होस्ट भी थे, ठीक है। अब हमने इसको 20 मिनट्स के लिए राइट टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। तो हमने सोचा होगा, हमने मतलब अज्यूम किया था कि प्लाज्मिड कट हुआ होगा, उसके अंदर फॉरेन जीन गई होगी और ये प्लाज्मिड जो है ये अब रेडी है ई कोलाई के लिए। 20 मिनट्स के बाद हमने क्या किया, इसी सॉल्यूशन को हीट शॉक मेथड दिया। पहले इसको 0 डिग्री पे रखा, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 मिनट्स, फिर 0 डिग्री पे। तो हमने अज्यूम किया कि ई कोलाई की जो सेल वॉल होगी वो परमिएबल हो जाएगी और वो प्लाज्मिड को अंदर ले लेगी, ठीक है। परमिएबल बनाने से पहले हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए हमने मैग्नीशियम आयंस भी इसके अंदर डाले होंगे, ठीक है। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को कल्चर प्लेट में डाला साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया, 2 कल्चर प्लेट्स ली, ठीक है, 2 कल्चर प्लेट्स ली देखने के लिए कि क्या ये ई कोलाई ग्रो किए। सपोजिटली एक ही ली। अब इसमें जो ये ई कोलाई थे ना, इसने बहुत सारी कॉलोनीज़ बना दी, ओके। 2-3 दिन के लिए कल्चर किया था स्टेराइल कंडीशंस में, तो इसने जो इस पेट्री डिश के नीचे होते हैं ना, उससे ना परमानेंट मार्कर से नंबर डाल देते हैं। तो मैंने नीचे करके इसको 1 डाला, इसको 2 डाला, इसको 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला और 6 डाला। अब इस कल्चर में से हम वो वाली ई कोलाई चूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है, मतलब प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन जीन गई है ई कोलाई में। ये बड़ा मुश्किल काम है कि ऐसे देख के तो पता नहीं सकते हैं हम, है ना। तो हमने एक प्रोसेस होता है जिसमें हम करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से जो हमारे ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई होते हैं उनको अब हम करते हैं बायोरिएक्टर्स में कल्चर। बायोरिएक्टर्स के अंदर कल्चर किया इनको, फिर इनकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करी और फिर हमारा इंसुलिन प्रोटीन बन गया। सब कुछ सीख लिया हमने, जीन को कट करना बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड को ऑब्टेन करना बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्लाज्मिड इको और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जीन और ई कोलाई को डाल दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। प्लाज्मिड जुड़ गया फॉरेन जीन से और अब ये चला जाएगा ई कोलाई से, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद हमने इसको हीट शॉक मेथड दिया, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है भाई कि इसमें से हो सकता है कि आपका ई कोलाई जो है उसके अंदर कुछ गया ही ना हो। वो ई कोलाई सपोजिटली ये कॉलोनी है ई कोलाई की जिसके अंदर कुछ नहीं गया, क्योंकि इसको हीट शॉक मेथड अच्छे से मिला ही नहीं। तो क्या हम इसको कल्चर करेंगे? नहीं। एक ऐसी हमें ई कोलाई मिली कॉलोनी जो जिसके अंदर प्लाज्मिड तो गया था, ठीक है, लेकिन उस प्लाज्मिड के अंदर जीन नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, आपको पता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। अगर आप इसको एक स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करोगे ई कोलाई डाल के, इको R1 डाल के, तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर इसको कुछ टाइम तक फॉरेन जीन इसके अंदर अटैच नहीं हुई तो ये रीसर्कल बना लेगा अपना। तो अब क्या हुआ, अगर ऐसा प्लाज्मिड इसके अंदर गया है तो प्लाज्मिड तो गया है लेकिन फॉरेन जीन गई है नहीं गई है, तो हमें इसको इसको हमने कल्चर करना है नहीं करना। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी जो
कौन सी कॉलोनी ऐसी है जिसमें प्लाज्मिड भी गया है और जिसमें हमारा फॉरेन जीन भी गई है। ये प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का। इस स्क्रीनिंग से पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी कौन सी है और उसी को हम बायोरिएक्टर्स में डालते हैं। ठीक है, अब ये स्क्रीनिंग जो होती है ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग और एक को हम कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, मतलब क्या है? रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग के अंदर हम एक रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। कौन सी? रेप्लिका कल्चर प्लेट, इसलिए इसका नाम है रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज होती हैं दे आर डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। अभी मैं बताऊंगी इसको। हम ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज को डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। यहाँ ब्लू वाइट स्क्रीनिंग अपने आप समझ में आएगा, कोई कॉलोनी ब्लू दिखेगी, कोई कॉलोनी जो है वाइट दिखेगी। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज हैं दे आर सिलेक्टेड और डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग में सर्वाइवल के बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज को आइसोलेट करेंगे, ठीक है, या सिलेक्ट करेंगे। और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में हम कलर ऑफ द कॉलोनी को देख के हम ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग या ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, इन दोनों के लिए ना हमें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए होते हैं। वी रिक्वायर सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन प्लाज्मिड। मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसी स्पेशल जीन्स होती हैं जो कि उसको एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये वाइटल जीन्स कभी कैरी नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्लाज्मिड है जिसका मैं नाम ले रही हूँ PBR 322। ये आपकी NCERT में डायग्राम बना हुआ है और उसको बिल्कुल एज इट इज़ करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है CBSE में, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एज वेल, क्योंकि नीट में जो NCERT में लिखा है वो ही पूछेंगे। वो आपसे इस स्ट्रक्चर को बना देंगे, PBR 322 को बिल्कुल आपका ड्रॉ कर देंगे, लेकिन आपसे उसको लेबलिंग पूछ लेंगे सीरीज़ में कि ABC लेबलिंग करनी है। और फर्स्ट ऑप्शन है कि A ये है, B ये है, C ये है, सेकेंड ऑप्शन A ये है, B ये है, C ये है। उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसलिए आपको ये लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक नॉलेज तो आपको हमेशा याद रहेगी, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम आपको रटना ज़रूरी है। ठीक है, अब PBR 322 ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो लैब में बनाया गया था। ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड, BR का मतलब है जिन साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। एक साइंटिस्ट थे बॉलीवर, एक साइंटिस्ट थे रॉड्रिग्विज। ठीक है, और बॉलीवर रॉड्रिग्विज, और इसने 322 नंबर था जिस पे ये आइसोलेट हुआ था। ओके, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की नेमिंग और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग को वो मत कर देना, मिला मत देना। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नॉमेनक्लेचर में रोमन नंबर आता है। ये आपका प्लाज्मिड है। कभी कंफ्यूज कर दो कि मैम P तो कैपिटल होना चाहिए था जीनस के हिसाब से, BR स्मॉल होना चाहिए था, वो अलग है नॉमेनक्लेचर, ये अलग है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मैंने सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, प्लाज्मिड्स के ऊपर सर्टेन जीन्स होती हैं, ठीक है, जो उसको एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। अब सपोजिटली मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ले ली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये बैक्टीरिया जो है ना, एम्पिसिलिन डाल दो उसको, लेकिन ये फिर भी मरेगा नहीं। एंटीबायोटिक क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है,
या मार देता है, एंटीबायोटिक मार देता है, और एंटी बायोस्टैटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, मतलब उसकी डिविजन्स रोक देते हैं, अल्टीमेटली मर ही जाएगा वो अगर उसकी माइटोसिस नहीं होगी, तो इमॉर्टल तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इज़ फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, राइट। तो अगर उसके पास उसी बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट जीन है तो वो सरवाइव कर जाएगा बैक्टीरिया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिस बैक्टीरिया के पास होगी प्लाज्मिड पे, वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सरवाइव कर जाएगा। और क्यों करेगा? क्योंकि जो ये जीन है ना, इसका एक प्रोटीन बनता है जीन एक्सप्रेशन के बाद, जो कि एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक है जो एम्पिसिलिन, उसको तोड़ देता है, उसको फ्रैगमेंट कर देता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। अब एंटीबायोटिक जब जिंदा ही नहीं रहेगी तो वो इस बैक्टीरिया को कैसे मारेगी? तो इसने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। ऐसा ही एक PBr 322 होता है, मैं उसका डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो इनके पास ओराई होगा। ओराई क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट ऑन DNA एट विच द रेप्लिकेशन बिगिंस, ठीक है। इसके पास एक रॉप जीन भी होती है, रॉप जीन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। इसके पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स आर दोज जीन्स विच प्रोवाइड एन एडिशनल वैल्यू टू द बैक्टीरिया एंड विच आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड। इसके पास हमने 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स रखे, ठीक है। एक रखा हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि प्लाज्मिड जीन ही होगी उसके ऊपर, और एक हमने रखी इसके लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। रेजिस्टेंस, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब ये मेरा जो प्लाज्मिड है इसका नाम है PBr 322। अब जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे हेल्प इन स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। सिलेक्टेबल मार्कर्स की वजह से ही मैं स्क्रीनिंग कर पाती हूँ। और स्क्रीनिंग किसकी होती है? स्क्रीनिंग टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट फॉर फर्दर कल्चरिंग, ओके। अब क्या होता है कि इन दोनों सिलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर ना रेस्ट्रिक्शन साइट डाल दी जाती है फॉर different restriction enzymes। फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन के अंदर एक साइट है, मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, किसके लिए? BAMH1 के लिए। एम्पिसिलिन के अंदर है PVU1 के लिए, ओके। अब अगर मैंने इस प्लाज्मिड को BAMH डाल दिया, BAMH1, तो क्या होगा? ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये यहाँ से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। और मैंने अपनी फॉरेन जीन इसके अंदर लगा दी, जैसे कि रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग ही बता रही हूँ आपको, कि मैंने PBr 322 लिया, ठीक है। इसमें ओराई था, इसमें आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, ठीक है, और इसके अंदर एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी, ठीक है। इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट थी किसकी? BAMH1 की, ठीक है, और इसके अंदर थी PVU1 की, ओके। मैंने अपनी फॉरेन जीन, सपोजिटली मैंने अपनी फॉरेन जीन जो है इंसुलिन की जीन, वो मैंने कट करी है BAMH1 से, ठीक है। तो मेरे को ऐसा ही प्लाज्मिड लेना पड़ेगा जिसके अंदर BAMH1 की रेस्ट्रिक्शन साइट हो, क्योंकि क्या करना है? प्लाज्मिड और फॉरेन जीन को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है। अगर इसके पास BAMH1 है लेकिन EcoR1 नहीं है, तो अगर मैंने अपनी फॉरेन जीन को, इंसुलिन की जीन को EcoR1 से कट किया होगा तो उसके एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेंगे इसके, तो वो इसके अंदर ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर मेरे पास यही प्लाज्मिड है तो मैं BAMH1 को यूज़ करूँगी। मैंने अपनी फॉरेन जीन जो थी BAMH1 से कट करी, और फिर मैंने सॉल्यूशन के अंदर ये प्लाज्मिड डाला, और ये मैंने फॉरेन जीन डाली, और मैंने साथ में DNA लाइगेज डाल दिया, ठीक है, और साथ में EcoR1 भी डाल दिया। EcoR1 नहीं, सॉरी, EcoLico, ठीक है। तो अब आपके 3 केसेस उठते हैं। पहला कि E. coli के अंदर, क्योंकि मैंने इसको हीट शॉक मेथड भी दे दिया था, E. coli के अंदर प्लाज्मिड है ही नहीं, तो फॉरेन जीन भी नहीं है,
ठीक है, ये है केस 1, ये है केस 2 कि ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड है, लेकिन वो प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन जीन नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लाज्मिड को काफ़ी देर से फॉरेन जीन नहीं मिली हो तो वो अपने आप रीसर्कल बना दे। ठीक है, और तीसरा केस है इसके अंदर कि ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड गया है और वो भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है, दैट मीन्स इसके अंदर फॉरेन जीन गई है। और ये फॉरेन जीन कहाँ पे आके बैठी है? ये फॉरेन जीन आके बैठी है टेट्रासाइक्लिन के अंदर। ठीक है, अब देखो टेट्रासाइक्लिन जीन थी ना, जब तक उसको फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं करी थी हमने, तब तक वो एक्टिव जीन थी, म्यूटेटेड नहीं थी, मतलब एक्सप्रेस करके टेट्रासाइक्लिन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन बना रही थी। लेकिन जब हमने BAM-H1 यूज़ करके फॉरेन जीन को टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर इंसर्ट किया तो अब ये जीन एक्टिव नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसकी DNA सीक्वेंस चेंज हो गई ना। अब वो DNA सीक्वेंस चेंज होने के बाद इसको ट्रांसक्राइब करो या इसको ट्रांसलेट करो, आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये जीन म्यूटेट हो गई। मेरी फॉरेन जीन तो जिंदा है क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन की जो जीन है उसके अंदर मैंने अपनी फॉरेन जीन डाल दी है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन की जीन जो है इनएक्टिव हो गई। इसे हम कहते हैं इंसर्शनल inactivation. Insertional inactivation occurs of a selectable marker when we insert the foreign gene inside it, then the selectable marker gets inactivated. इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन हुआ है सिलेक्टेबल मार्कर जीन का, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का इनएक्टिवेशन हो गया बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन, इसलिए इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन हमारा जो एम्पिसिलिन है वो तो इंटैक्ट है, उसके अंदर तो कोई इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास 3 टाइप की कॉलोनीज़ बनी होगी। उस सॉल्यूशन को हमने डाला है, वो सॉल्यूशन था ना, उसको कल्चर प्लेट में डाला, 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया, तो उसके पास जो थी 4 कॉलोनीज़ आ गई, हमने नंबर कर दिया उसको। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी केस 1 वाली है, कौन सी केस 2 वाली है, कौन सी केस 3 वाली है। अब मुझे क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है। ठीक है, अब मैं स्क्रीनिंग कर रही हूँ, रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग। उसमें मैं क्या करूँगी? रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग में एक तो रेप्लिका प्लेट बनती है, कल्चर प्लेट, और याद रखना सिलेक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल होता है। ठीक है, ये मेरी 4 जीन्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला, क्योंकि एम्पिसिलिन इंटैक्ट है, एक्टिव है। अगर आप एम्पिसिलिन डालोगे इस ई कोलाई के अंदर जिसके अंदर ये गया है, तो ये एम्पिसिलिन में ज़िंदा रह जाएगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला स्टेप है कि मैंने वो वाली मार्कर जीन की एंटीबायोटिक डाली है जो कि इंटैक्ट है। मैंने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी इसके अंदर। ठीक है, मेरी 2 कॉलोनीज़ मर गई। ठीक है, कौन सी कॉलोनीज थी? ये 3, ये 4, ये 2, ये 1। 3 और 4 जो है डाइड, मतलब इसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया था। ये ई कोलाई की कॉलोनी बिना प्लाज्मिड के घूम रही थी। ये कौन सी थी? केस 1 वाली, मतलब नो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड गया होता तभी तो एम्पिसिलिन को ये बचाता उससे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? एक फ़िल्टर पेपर लूँगी और इसके ऊपर रखूँगी और थोड़ा प्रेस कर दूँगी, तो कुछ कॉलोनीज़ जो हैं उठ के मेरे फ़िल्टर पेपर पे आ जाएंगी। फिर मैं एक नई प्लेट लूँगी, कल्चर प्लेट, उस पर मैं फ़िल्टर पेपर रखूँगी और क्या होगा कि ये 3 और 4 तो मर चुकी है ना, तो मेरे पास 2 कॉलोनीज़ आएगी, 1 और ये 2। ठीक है, आ गई। अब मैं क्या करूँगी? इसे कहते हैं रेप्लिका प्लेट। इस रेप्लिका प्लेट पे मैंने जो फ़िल्टर पेपर जैसे लगाया था उसी सेम कंडीशन में यहाँ पे लगा दिया, सो दैट जो पोजीशन ऑफ कॉलोनीज थी ना वो सेम रही। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी
साइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक डालने से टेट्रासाइक्लिन, देखो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो चुकी है क्योंकि मैंने अपनी जीन किस में डाली है, टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो थी वो इनएक्टिव हो गई है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन डालोगे ना तो जिसके अंदर ये फॉरेन जीन गई है ना टेट्रासाइक्लिन के अंदर बैठी हुई, वो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाली और ये सेकंड कॉलोनी मर गई, ये वाली जिंदा रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन इंटैक्ट थी, और अगर टेट्रासाइक्लिन इंटैक्ट थी मतलब फॉरेन जीन नहीं थी, तो मेरी ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी कौन सी हुई, ये वाली। अब इसको तो मैंने मार दिया, ख़त्म हो गई। अब यही तो मुझे चुन के बायोरिएक्टर्स में डालना था, तो मैं क्या करूँगी, इसकी पोजीशन पे यहाँ पे जो कॉलोनी है यहाँ से मैं कॉलोनी उठाऊंगी और बायोरिएक्टर्स में डालूंगी। इसे कहते हैं रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि आपने स्क्रीनिंग आपसे पूछेंगे डिस्क्राइब द स्क्रीनिंग प्रोसेस, तो आप बताओगे दो टाइप की स्क्रीनिंग होती है, रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज़ को ऑन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो ऐसा प्लाज्मिड यूज़ करते हैं जिसके अंदर दो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हों, ठीक है। एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर हम अपनी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, और दूसरे को इंटैक्ट रखते हैं। पहले स्टेप में जो हमारी कॉलोनीज़ आई है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, हमने उनको ग्रो कराया कल्चर प्लेट पे, ठीक है। फिर मैंने वो वाली एंटीबायोटिक डाली जो कि जिसकी जीन एक्टिव थी। जीन डालते ही जिन कॉलोनीज़ के अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया है, जो जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, वो मर जाएंगी। जो बच गई दैट मीन्स उनके अंदर प्लाज्मिड गया है। लेकिन अब प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन जीन थी या नहीं, इसके लिए हम सेकेंड स्टेप उठाएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि मैं इसी के ऊपर फिल्टर पेपर लगा के एक और रेप्लिका प्लेट बनाती हूँ जिसमें ये फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलोनी जो है ना सेम पोजीशन पे अपीयर करती है। अब मैं इसके अंदर वो वाली एंटीबायोटिक डालूंगी जिसकी जीन जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन शो कर रही है, ठीक है। अब मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाली और एक कॉलोनी मेरी मर गई। ये मर गई क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव हो गई थी। ओके, इनएक्टिव का मतलब क्या है? इसी कॉलोनी के अंदर वो प्लाज्मिड गया है जिसके अंदर फॉरेन जीन है, लेकिन मैंने तो उसको मार दिया। लेकिन अभी भी सेकंड पोजीशन वाली जो कॉलोनी है मेरी ज़िंदा पड़ी है पहली प्लेट पे, तो मैं उससे उठा के बायोरिएक्टर्स में डालूंगी। दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग जो होता है वो होता है आपका ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ओके, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज़ को किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। वही केस है मेरा, मैंने जो है इंक्यूबेशन किया था ना, एप एंड ऑफ में सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद जो वो सोल्यूशन था मैंने कल्चर प्लेट पे डाला, 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया और मेरे पास कॉलोनीज़ आ गई, ठीक है। ये थी 1, ये थी 2, ये थी 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। अब इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कौन सा प्लाज्मिड? पक 18, ठीक है। प्लाज्मिड कहाँ बना था? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कौन से नंबर पे? 18th नंबर पे। इसका आपको याद करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें एक ऑब्वियसली एक ओराई होगा, ठीक है। इसके पास एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है जो कि रेजिस्टेंस जीन होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और इसके पास एक और जीन होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैगजी जीन। लैगजी जीन जो होता है, लैगजी जो होता है वो एक एंजाइम बनाता है जिसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इसका प्रमोटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये लैगजी है ना, ये सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही इसको, क्योंकि ये हेल्प करती है इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ कलर,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो जीन हेल्प करती है सिलेक्शन में, स्क्रीनिंग में, उसको कहते हैं रिपोर्टर जीन। इट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, इट इज़ कॉल्ड एज अ रिपोर्टर जीन। ठीक है, इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ओके, अब क्या किया मैंने, अपना फॉरेन जीन भी डाला और इसके अंदर जो मेरी रेस्ट्रिक्शन साइट थी मैंने उसी को EcoR1 यूज़ किया अपने फॉरेन जीन के लिए भी और इसके लिए भी। इकोलाई को भी डाल दिया, DNA लाइगेज को भी डाल दिया, बफर्स को भी डाल दिया और उस ट्यूब को राइट टेम्परेचर पे मैंने रख दिया। ठीक है, उसके बाद उस ट्यूब का सॉल्यूशन को मैंने अपने कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया। ठीक है, जो यहाँ पे थी कल्चर प्लेट हमारी। ओके, अब ग्रो हो के कल्चर प्लेट आ गई। अब हम समझ रहे हैं कि क्या करें, कैसे पता लगाए कि इनमें से कौन सी कॉलोनी है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, मतलब प्लाज्मिड भी गया है और जीन भी गई है। प्लाज्मिड गया है नहीं गया है उसके लिए तो आप एम्पिसिलिन यूज़ करते हो। फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर डाल दो एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक। अब इनमें से वही कॉलोनीज सर्वाइव करेंगी जिसके अंदर प्लाज्मिड गया होगा। ठीक है, चाहे वो फॉरेन जीन का था चाहे वो फॉरेन जीन नहीं है उसके अंदर, बस प्लाज्मिड जो गया होगा ना वो वाली कॉलोनी सर्वाइव कर जाएंगी। तो मेरी कॉलोनी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डाई कर गई। दैट मीन्स इन कॉलोनीज़ के अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं था, प्लाज्मिड वॉज नॉट देयर इन दीज कॉलोनीज़। ठीक है, मतलब 1765 के अंदर प्लाज्मिड गया है। अब हमें पता लगाना है कि प्लाज्मिड गया तो है लेकिन उसके अंदर फॉरेन जीन थी या नहीं, और ये पता लगाना है कलर के बेसिस पे। तो क्या होता है, जिसके अंदर अगर इसके अंदर मैंने लैग्जी जीन, रिपोर्टर जीन के अंदर अगर मैंने अपनी फॉरेन जीन डाल दी तो क्या होगा, इस लैग जी का क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, तो नॉर्मली जब ये एक्टिव होती है जीन तो ये क्या करती है, ये एंजाइम बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब अगर इस कॉलोनीज इकोलाई, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, इकोलाई के अंदर। अगर इकोलाई के ऊपर, इस कॉलोनी के ऊपर अगर आप एक सबस्ट्रेट होता है एक्सगैल, ठीक है, इट इज़ अ सबस्ट्रेट, ये डालोगे ना और अगर ये जीन एक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो इस एक्स गैल को एक ब्लू कलर की डाई के अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो वो कॉलोनी कैसी दिखेगी, ब्लू। लेकिन ये कब कलर प्रोड्यूस होगा, जब लैग्जी जीन एक्टिव रहेगी, मतलब जब उसके अंदर फॉरेन जीन नहीं है। अगर उसके अंदर फॉरेन जीन हुई तो हम एक्स गैल डालने के बाद भी वो ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बनेगी, वो वाइट ही रह जाएगी। ठीक है, तो अब इस सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, उस प्लेट के अंदर ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेवेंथ है, ये मेरी सिक्स्थ है और ये मेरी 5 है। मैंने डाला है इसके अंदर एक्स गैल। एक्स गैल डालने की वजह से ये 3 जो थी इन्होंने ये हो गई ब्लू कलर की और ये वाली रह गई वाइट कलर की। अब ब्लू कलर की हुई है, दैट मीन्स लैग्जी जीन एक्टिव है, मतलब इसके अंदर फॉरेन जीन नहीं गई। और जो वाइट रह गई मतलब उसके अंदर लैग्जी जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। दैट मीन्स इस कॉलोनी के अंदर फॉरेन जीन है। दैट मीन्स दिस इज माय ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी। तो आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछ लेते हैं, आउट ऑफ ब्लू एंड वाइट कलर कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज होती है, वाइट वाली। क्यों, क्योंकि बीटा गैल, बिकॉज व्हेन वी एडेड एक्स गैल इट डिड नॉट कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। Why? Because beta galactosidase enzyme was absent. Why? Because LAG-Z gene got insertional inactivation. फॉरेन जीन थी उसके अंदर तो वो इनएक्टिव हो गई। इनएक्टिव होने के बाद उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाया। एक्स गैल डालते जाओ इस कॉलोनी के अंदर, वो ब्लू डाई में कन्वर्ट ही नहीं होगी क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बन रहा, क्योंकि हमने अपनी फॉरेन जीन डाली है लैग-जी के अंदर। फॉरेन जीन की तो सीक्वेंस अपने आप ठीक रही लेकिन जो लैग-जी थी जीन वो म्यूटेट हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। White screening. Okay, now we come to 2 terms.
वन इज क्लोनिंग वेक्टर एंड द अदर इज एक्सप्रेशन वेक्टर। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर मतलब लेट्स से प्लाज्मिड के अंदर मैंने अपनी फॉरेन जीन डाल दी है, एंड सिंस द प्लाज्मिड इज कैरिंग ओराई इट विल replicate on its own. So as we culture the host containing the foreign gene in the plasmid, हम उस E. coli को supposedly, ये वाली वाइट वाली मेरी ट्रांसफॉर्म्ड है ना, वाइट वाली मेरी ट्रांसफॉर्म्ड है कॉलोनी, इस कॉलोनी को अगर मैं कल्चर करती हूँ बायोरिएक्टर्स में तो 100 E. coli से मेरे कितने बन जाएंगे? 1 बिलियन E. coli बन जाएंगे। ठीक है, हर एक E. coli के अंदर एक जीन की कॉपी थी मेरी फॉरेन जीन की, तो 100 कॉपी से उस जीन की कॉपी कितनी हो गई? 1 बिलियन। मतलब माय जीन गॉट क्लोन्ड। क्लोनिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन, उसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, क्योंकि आपने अपना जो जीन है इंसर्ट किया प्लाज्मिड में, और वो प्लाज्मिड जो है E. coli में डाला आपने, और वो E. coli जो थी उसको लार्ज स्केल कल्चर किया, तो एक E. coli सेल के अंदर भी एक अगर जीन थी तो वो 1 बिलियन E. coli बन गए हैं, मतलब 1 बिलियन कॉपीज ऑफ दैट जीन हैज़ बिन फॉर्म्ड। इसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल वेक्टर, ठीक है, विच कैरीज द फॉरेन जीन एंड इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर वो होता है जिसके अंदर हमें प्रोटीन भी ऑब्टेन करना है, मतलब उस फॉरेन जीन को खाली क्लोनिंग नहीं करानी है, उसका एक्सप्रेशन भी कराना है। उसके एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? जीन को तो अटैच करते ही करते हैं, लेकिन साथ में उसके प्रमोटर को भी अटैच करते हैं, जिससे कि ये जीन मल्टीप्लाई तो होगी ही, क्लोनिंग तो इसकी होगी ही, साथ में जब ये अपनी एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जीन को जब ये एक्सप्रेस करा रहा होगा तो मेरी फॉरेन जीन भी एक्सप्रेस हो जाएगी विद द सेम E. coli का पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर में देयर इज़ नो नीड टू अटैच प्रमोटर टू द जीन, फॉरेन जीन। एक्सप्रेशन वेक्टर में we need to express the gene into a product, so we attach a promoter to the gene। ठीक है, and gene cloning क्या होती है? to obtain multiple copies of genetically identical gene, नहीं, to produce multiple genetically identical copies of the gene, दैट इज़ कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। जीन एक्सप्रेशन मतलब हम उसका ट्रांसक्रिप्शन भी करा रहे हैं, उसके mRNA को प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी आर एक्सप्रेसिंग द जीन। जीन इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है कि वो ट्रांसलेशन पे जब प्रोटीन बनाएगा तब भी उसको जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक RNA बना लेता है tRNA, दैट इज़ ऑल्सो जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन फर्दर होगा नहीं। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ जीन का मतलब क्या है? इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA दैट प्रोड्यूसेस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। ये मैं आपको 50वीं बार बता रही हूँ, और ये वाइवा में अगर ये गलत बोला ना तुमने तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे में मेरे हाथ में जितने मार्क्स होंगे ना सब खराब कर दूंगी मैं। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA विच प्रोड्यूसेस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट कैन बी एन RNA और कैन बी अ प्रोटीन। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जीन। क्लोनिंग वेक्टर्स हो गए, एक्सप्रेशन वेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हमने जो 4 टूल्स पढ़े थे ना ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें पहला टूल था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, सेकेंड टूल था एक होस्ट को सिलेक्ट करने का, थर्ड टूल था आपका वेक्टर चूज़ करने का। ठीक है, वेक्टर जो कि आपका फॉरेन जीन को लेके जाएगा होस्ट में। वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसके पास एक ओराई हो, ठीक है, जिससे वो जीन क्लोनिंग कर सके, फर्स्ट। सेकंड, उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स हो, या उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स हो, एटलीस्ट 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स और 1 सिलेक्टेबल मार्कर प्लस 1 रिपोर्टर जीन, और ये किस में हेल्प करेंगे? स्क्रीनिंग के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट।
थर्ड पॉइंट जो है उसका साइज़ जो होता है ना स्मॉल होना चाहिए, जिससे कि ईज़िली वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, उसका कॉपी नंबर जो है वो हाई होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इकोलाई है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड है ना वो एक ही प्लाज्मिड रहता है, लेकिन एक इकोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड डालोगे ना तो वो कम से कम उसकी 10 कॉपीज़ रखेगी अपने साथ, मतलब 10 उसके प्लाज्मिड होंगे और एक क्रोमोसोमल डीएनए। तो कॉपी नंबर इसके अंदर, प्लाज्मिड का कॉपी नंबर सेकंड वाले इकोलाई के अंदर ज़्यादा हो गया। तो अगर जितना कॉपी नंबर ज़्यादा होगा, हमारी जीन भी क्लोनिंग उसकी ज़्यादा होगी और उसका एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होगा, प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो कॉपी नंबर उसका हाई होना चाहिए, मतलब वो कितने नंबर में रहता है एक इकोलाई के अंदर। देन फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसर्ट साइज़। इंसर्ट साइज़ कहते हैं, इंसर्ट साइज़ ऑफ फॉरेन जीन, मतलब जो मैं जीन डाल रही हूँ वो कितनी बड़ी जीन मैं उसके अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है। उसके लिए क्या होता है, PBR जो है, PBR 322, इसके अंदर सिर्फ 2.5 किलो बेसिस की मैं जीन डाल सकती हूँ, और जो मेरा PUC 18 है इसके अंदर मैं 5 किलो बेसिस की जीन डाल सकती हूँ। तो इंसर्ट साइज़ जो होता है वो भी हाई होना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स हैं आपके गुड वेक्टर के। ठीक है। चौथा हमारा जो होस्ट मतलब जो वो था टूल बायोटेक्नोलॉजी का, वो था PCR। ठीक है। जीन क्लोनिंग मैंने आपको समझाई है। जीन क्लोनिंग जो होती है वो जीन क्लोनिंग वो इन वीवो भी होती है और इन विट्रो भी होती है। ठीक है। अगर मैं प्लाज्मिड के अंदर अटैच करके होस्ट को ट्रांसफॉर्म करूं और फिर कल्चर करूं होस्ट को, तो वो मेरी जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, इन वीवो। ठीक है। उसके लिए मुझे टाइम भी लगेगा, कि मुझे 7 दिन तो लगेंगे ना, कि मुझे मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए जीन की, क्योंकि पहले मैं उसको डालूंगी, फिर स्क्रीनिंग करूंगी, फिर बायोरिएक्टर में डालूंगी। ठीक है। तो जीन क्लोनिंग में जो इन वीवो जीन क्लोनिंग होती है विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड प्लाज्मिड, इट टेक्स टाइम। इन विट्रो जीन क्लोनिंग मतलब इन विट्रो लैब के अंदर सेम जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज इन विट्रो जीन क्लोनिंग। और इन विट्रो जीन क्लोनिंग जो होती है वो किस प्रोसेस से, मैकेनिज्म से बनाया जाता है, PCR से। PCR कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। इसको 1985 कैरी मुलिस ने डिज़ाइन किया था, और अभी रिसेंटली कैरी मुलिस साइंटिस्ट की डेथ हुई है। सो PCR इज़ यूज्ड फॉर इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन। यूजुअली देखो, जैसे क्राइम सीन होता है आपका, जैसे आपका क्राइम सीन होता है, ठीक है, एक सेकेंड रुको। यस, जैसे क्राइम सीन में आपको जो है एक छोटा सा हेयर मिला है। ठीक है। और वो छोटा हेयर था, मतलब हम यूजुअली वो हेयर मिला है, लंबा हेयर मिला है, तो सपोजिटली वो किसी वुमेन का हेयर है। अब हमारे पास जो सस्पेक्ट्स है उसमें 3 वुमेन सस्पेक्ट है। ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपका हेयर है, ये उन तीनों में से किसका है ये पता लगाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। ओके। अब उन तीनों में से मेरी कौन सी वुमेन है जो एक्चुअली में क्राइम किया है जिसने, उसका पता मैं कैसे लगाऊंगी, उसका पता मैं DNA मैचिंग से पता लगाऊंगी, जिससे हम कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो हेयर है उससे मैं आइसोलेट करूंगी आपका DNA। ठीक है। अब हेयर में से कितना, थोड़ा सा DNA ही आइसोलेट होगा। ठीक है। और मुझे क्या करना है उसके DNA से इसको मैच करवाना है। तीनों में से जिससे मैच करेगा वो आपका
क्रिमिनल होगा। लेकिन ये इतना छोटा सा डीएनए है, अगर मैं इस डीएनए को, मतलब क्वांटिटी बहुत कम है, अगर मैं इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराऊंगी ना तो इतना माइन्यूट बैंड मिलेगा मुझे कि मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं ऑरेंज कलर। अगर कम से कम 1000 से 2000 डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो मुझे कलर ही नहीं दिखेगा ऑरेंज कलर। तो मेरे को इस डीएनए को एम्प्लीफाई करना है। एम्प्लीफाई मतलब मैंने इसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मेकिंग मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़। ठीक है, मतलब इसका रेप्लिकेशन करना है। लेकिन रेप्लिकेशन हम जनरली यूज़ करते हैं इनसाइड द बॉडी, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एम्प्लीफिकेशन, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन करनी है तो मैं पीसीआर यूज़ करूँगी। पीसीआर में मैं क्या करूँगी, ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए की सीक्वेंस निकाल ली मैंने। एक टेक्निक होती है सैंगर्स मेथड, सैंगर्स मेथड, और आजकल तो बहुत ज़्यादा इल्यूमिना टेक्निक आ चुकी है, बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है जो कि इसका सीक्वेंस पता लगा लेगी। ठीक है, और वैसे भी अगर ये ह्यूमन है तो इसका सीक्वेंस ऑलरेडी नोन है हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब मुझे, आपको क्या चाहिए होता है कि जब आप रेप्लिकेट करते हो ना तो आप 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हो। ठीक है, ये 3' एंड है, इसका 3' एंड ये है। अगर मैंने इसे एक ही बारी में टोटल खोल दिया है तो मुझे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स तो तब बनते हैं जब चेन की तरह धीरे 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 आपका पार्ट खुलता है। मैंने एक ही बारी में हेलिकेस लगा के मैंने पूरी जो जिप थी ना मेरी स्वेट शर्ट की, वो मैंने पूरी खोल दी। अब मेरे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। दोनों के 3' एंड पे मैं एक प्राइमर बनाऊंगी, प्राइमर लगाऊंगी और फिर डीएनए पॉलीमरेज से उसको एक्सटेंड कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा इस डीएनए की भी कॉपी बन गई और इस डीएनए की भी एक कॉपी बन गई। ओके, प्राइमर के लिए मुझे सीक्वेंस पता होती है, इस एंड की सीक्वेंस क्या है। अगर मैं प्राइमेज एंजाइम डालूं तो वो अपने आप ही इसके कम्प्लीमेंट्री बना देगा, बट प्राइमेज एंजाइम जो है आर्टिफिशियल कंडीशन में काम नहीं करता। तो मुझे बना बनाया प्राइमर चाहिए। उसके लिए मुझे इस 3' एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की मुझे सपोजिटली पता चल गया AATT थी। ठीक है, यहाँ पे भी AATT है, तो मेरा प्राइमर क्या हुआ, मेरा प्राइमर हुआ UUAA। यहाँ पे क्या हुआ, UUAA। तो मैंने प्राइमर बना लिए अपने पहले से। ठीक है, अब मैं एक मशीन यूज़ करती हूँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। ठीक है, उसके अंदर एक एपेंडॉर्फ ट्यूब होती है। एपेंडॉर्फ मतलब इससे सारे जो भी आपके डीएनए आइसोलेशन वगैरह बायोटेक्नोलॉजी में जो ट्यूब्स यूज़ होती हैं वो आपकी एपेंडॉर्फ ट्यूब्स यूज़ होती हैं। उनको, इसको याद रखना हमेशा, साइंटिफिक है ये। एपेंडॉर्फ ट्यूब जो है उसके अंदर मैंने क्या किया, वो हेयर का डीएनए डाला। ठीक है, मुझे सिर्फ मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए इस हेयर डीएनए की, तो मैं एम्प्लीफिकेशन कर रही हूँ आर्टिफिशियली, उसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हेयर डीएनए डाला। ठीक है, इस डीएनए के लिए मैंने 2 प्राइमर्स डाले। ठीक है, जो बने हुए थे। उसके बाद मैंने डीएनए लाइगेज डाला, क्योंकि प्राइमर को हटा के हम डीएनए लाइगेज से ही वो डीएनए लाइगेज चाहिए होगा, सबको अभी बताती हूँ क्यों चाहिए होगा। और साथ में मैंने एक डीएनए पॉलीमरेज डाला। ठीक है, प्राइमर के बाद तो पॉलीमरेज ही लगाएगा, उसको सारा कंप्लीट करेगा। यही पॉलीमरेज जो होता है वो प्राइमर को फिर डाइजेस्ट करता है और उसकी जगह पे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, और फिर इस जगह के जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं हम उसको जोड़ देते हैं बाकी सेगमेंट से बाय डीएनए लाइगेज। ठीक है, लेकिन इस मशीन को, इस सॉल्यूशन को हम डालेंगे एपेंडॉर्फ ट्यूब को एक मशीन के अंदर, साथ में बफर्स हमेशा याद रखना क्योंकि डीएनए चार्ज मॉलिक्यूल है। तो अब हम इस एपेंडॉर्फ ट्यूब को डालेंगे, पीसीआर मशीन में रख देंगे। ठीक है, और इसके टेम्परेचर सेट कर देंगे हर कुछ मिनट के बाद। सबसे पहले तो इसका स्टेप होगा कि जो हेयर का जो डीएनए है उसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को हटाना, तो वो होता है डीनेचुरेशन। बताया था ना मैंने आपको, डीएनए को अगर हाई हीट डालोगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और उसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, उसे कहते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। ठीक है, डीएनए डीनेचुरेशन आपका 96 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
ठीक है, और 2 मिनट्स के लिए हम इसको रखते हैं 96 पे। उसके बाद हमने प्राइमर डाल रखा है, लेकिन जो प्राइमर होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जुड़ता है टेम्पलेट से, एंड दैट टेम्पलेट वो जो टेम्परेचर होता है वो होता है जनरली 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सपोजिटली 2 मिनट्स के लिए हमने जो है इस पे ले आए, तो प्राइमर इस स्टेप पे क्या हुआ, प्राइमर जुड़ गया, अनील कर गया, प्राइमर अनीलिंग, प्राइमर जुड़ गया टेम्पलेट से। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन, डीएनए एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप ही एक्सटेंशन शो करेगा, ठीक है, अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर। ओके, इसके अंदर ना बेटा एक चीज़ चेंज कर लो, टेम्परेचर डीनेचुरेशन जो होता है वो आपका 96 डिग्री सेल्सियस पे होता है। प्राइमर अनीलिंग जो होता है वो आपका, इसको इतना कर लो, 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका 2 मिनट्स के बाद आपका जो डीएनए पॉल है वो उसको एक्सटेंड करना शुरू कर देगा, उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद ये साइकिल है, ये 30 टाइम्स रिपीट कर दो आप, साइक्लिंग 30 साइकिल्स लगा दो इसके, और लास्ट में जब आपका डीएनए बन जाएगा, ढेर सारा सारे जेनेटिक क्लोन्स होंगे, तो उसको हम लास्ट में फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप करते हैं आफ्टर 30 साइकिल्स, उसको हम करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज जो हम करते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। ठीक है, अगर आपको डीएनए अभी यूज़ करना है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर लो, अगर आपको ये डीएनए कुछ महीनों बाद करना है तो आप फिर उसको माइनस डिग्री चले जाओ। स्टोरेज लो टेम्परेचर पे इसलिए होता है कि डीएनए जो है ना, उसको अगर बाय चांस कोई एंजाइम ऐसा आ गया है जो कि डीएनए को कट कर सकता है, तो इतना लो टेम्परेचर कर दिया कि वो एंजाइम जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वी स्टोर द डीएनए एट वेरी लो टेम्परेचर। अब कल ही यूज़ करना है तो 4 डिग्री पे कर दिया, अगर बाद में कभी यूज़ करना है तो यू कैन गो अप टू -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो पीसीआर के स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट इज डीएनए डीनेचुरेशन 96 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 मिनट्स, देन प्राइमर अनीलिंग, मतलब प्राइमर जुड़ जाएंगे 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस, फिर थर्ड डीएनए एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस। हमारे अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। ठीक है, वो अगर 72 पे ले आओगे तो उसका जो है दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। आपका डीएनए नहीं, इसको अगर 72 डिग्री सेल्सियस पे ले आओगे तो वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोटीन है, पॉलीमरेज एंजाइम में प्रोटीन है, और प्रोटीन्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, उनका फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनकी जितनी भी हायर फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी फोल्डिंग, टर्शरी फोल्डिंग, क्वाटरनरी फोल्डिंग, वो सारी टूट के प्राइमरी पे आ जाती है, और प्राइमरी जो प्रोटीन होता है, प्राइमरी लेवल का जो प्रोटीन होता है वो फंक्शनलेस होता है। ठीक है, तो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ ही नहीं कर सकते। वी रिक्वायर अ पॉलीमरेज, भाई पॉलीमरेज ही होना चाहिए, बट ऐसा पॉलीमरेज जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। ठीक है, तो वो पॉलीमरेज होता है हमारा टाक पॉलीमरेज। ठीक है, इट इज़ फंक्शनल इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट पॉलीमरेज है। यह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करेगा, लेकिन 72 डिग्री सेल्सियस पे भी ऐड कर लेगा। ठीक है, टाक का मतलब है कि कौन से बैसिलस से, कौन से प्रोटीन, कौन से बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया था, बैसिलस थर्मस एक्वाटिकस, जो कि जनरली आपके लावा वगैरह रीजन्स में, वेरी हाई टेम्परेचर के रीजन्स में बैक्टीरिया मिलता है। इसके अंदर से हमने जो पॉलीमरेज निकाला वो था टाक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वाटिकस वाज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिससे हमने ये यूज़ किया है। टाक पॉलीमरेज को हम पीसीआर में यूज़ करते हैं, नॉट द नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज बॉडी टेम्परेचर पे काम करता है। हाई टेम्परेचर पे रख दोगे इसको तो ये डीनेचर हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, टाक पॉलीमरेज इज स्टिल स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स। तो आपका जो पीसीआर मशीन है ना, उसमें एक बार एक एपेंडोर्फ ट्यूब डालनी होती है, उसमें सारा आप जो है प्राइमर्स डाल दो, न्यूक्लियोटाइड्स डाल दो। जैसे कि हमने क्या किया,
एक डीएनए है जिसको हमें क्लोनिंग करनी है, डीएनए डाल दिया, ठीक है, उसके प्राइमर्स, दोनों एंड के प्राइमर्स डाल दिए, ठीक है, उसके अंदर हमने टाक पॉलीमरेज डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, सारे टाइप के डालेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और फिर इसके अंदर बफर डाल दिए हमने, ठीक है, और उसके बाद मशीन को हमने सेट किया है कि फ़र्स्ट 2 मिनट्स के लिए टेम्परेचर देगी ये मशीन 96 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद ये मशीन जो है टेम्परेचर देगी 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप, ठीक है, फॉर अबाउट 20 मिनट्स। उसके बाद ये 72 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर देगी फॉर अबाउट 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो फिर साइकिल रिपीट होगी। तो हमारे पास ऐसे करते करते जो डीएनए है 30 टाइम्स रिपीट हो जाता है, तो वो सेम डीएनए जो है उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। हम 30 की जगह अगर 1000 साइकिल्स भी कर देंगे तो हमें इतना बड़ा डीएनए मिल जाएगा, बड़ा साइज़ का नहीं मिलेगा, मॉलिक्यूल्स नंबर इतने हो जाएंगे कि हमें अच्छा खासा बैंड जो है ऑरेंज कलर का बैंड दिख सके, ठीक है। तो मैंने क्राइम सीन से इसको पीसीआर के थ्रू मैंने डीएनए को एम्प्लीफिकेशन कर दी। सो पीसीआर इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, it is used for in vitro amplification of the DNA। in vitro मतलब outside the body, amplification मतलब replication of DNA, ठीक है। PCR के steps भी होते हैं आपके, बहुत easy है, ये आपका अपना step था, ये आपका जो था डीएनए है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीएनए डीनेचुरेशन, तो 96 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आपके 2 स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गए, ठीक है। देन सेकंड स्टेप आप यहाँ पे लिखोगे डीएनए डीनेचुरेशन, उसके बाद लिखोगे प्राइमर अनीलिंग, तो उसमें आप दिखाओगे कि एक पे आपका प्राइमर जुड़ गया है और इस पे आपका प्राइमर जुड़ गया है, ठीक है। थर्ड आप करोगे एक्सटेंशन, तो इस पे आप दिखाओगे कि यहाँ पे तो प्राइमर था ये आपका, अब ये यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया, और इसका यहाँ पे था, यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं पीसीआर के, बहुत सिंपल है, डायग्राम भी बहुत सिंपल है, लेकिन पीसीआर पूछ सकते हैं आपसे। अब मैंने तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी थी भाई, उसके लिए मैंने हेयर की तो मल्टीपल कॉपीज़ बना ली डीएनए की। अब मैं जो 3 सस्पेक्ट्स हैं उनसे भी डीएनए आइसोलेट करूँगी। अब वो तो मेरे पास है ना, उनके तो कितने भी सलाइवा में या चीक सेल्स को हम करते हैं ना, खुरेदते हैं टूथपिक से, उससे चीक सेल्स ले लो, उससे आप डीएनए आइसोलेट कर लो। कैसे करते हो आप, तो आपको पता ही है, सेललाइज करते हो, फिर बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करते हो, फिर आपका डीएनए होता है, हमारे अंदर तो एक ही टाइप का डीएनए है, ठीक है। उस डीएनए को आप आइसोलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, डीएनए को आइसोलेट करने का जो तरीका होता है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इस वाली उसके अंदर, कि मैंने यहाँ से जो यहाँ पे जो मैंने आपका वो लिया था सुपरनेटेंट था ना, जिसके अंदर प्रोटीन्स रह गए थे, आरएनए रह गया था, कार्बोहाइड्रेट रह गया था, लाइगेज रह गया था, उसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था और मैंने पेलेट बना लिया था, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मत लिखना क्योंकि आपकी बुक में कुछ और लिखा है। आपको डीएनए को अगर सेपरेट करना है ना, तो इस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सारे बायोमोलिक्यूल्स और डीएनए है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको डालना है चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल डालते ही सारा डीएनए जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। और फिर इस सुपरनेटेंट को आप गिरा दो, डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट, एंड देन इस पैलेट को आप एक प्रोसेस से बाहर डीएनए को निकाल सकते हो। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग, वो मैं बता दूंगी आपको। सो हाउ डू यू सेपरेट डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स? बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल की वजह से सारा डीएनए, ओनली डीएनए प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। और चिल्ड इसलिए ले रहे हैं कि जब डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा तो उस डीएनए को, कोई अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो सारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाए, तब आपको सुपरनेटेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो भी बायोमोलिक्यूल्स का सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है, इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डाल दो। चिल्ड लो टेम्परेचर की वजह से सारे एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे और उस साइटोप्लाज्म में जो भी डीएनए होगा वो इथेनॉल की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन से जब वो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उस डीएनए के थ्रेड्स को निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग,
ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पीसीआर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है। मैं जो एक फ़ीमेल है, फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3, और जो क्राइम सीन पे जो डीएनए था उसका मैं सी बोल रही हूँ, सी डीएनए। ठीक है, इन तीनों के डीएनए, इन चारों के डीएनए को ना, इस डीएनए को भी जो क्राइम सीन से मिला है, इसको भी, इसके भी डीएनए को, इसके भी डीएनए को मैं एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेती हूँ, सिंगल एंडोन्यूक्लियस, और उससे डाइजेशन करा देती हूँ। ठीक है, अब इन तीनों फीमेल्स के अंदर उस रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, जैसे कि इको R1 लिया मैंने, इन सब के अंदर इको R1 के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस थी। ठीक है, इसके अंदर इसका सबका डीएनए डिफरेंट होता है। इसके अंदर 4 सीक्वेंस थी। ठीक है, इसके अंदर 1 सीक्वेंस थी, इसके अंदर 50 सीक्वेंस थी। ठीक है, तो अब, और इसके अंदर मुझे नहीं पता क्या थी। अब मैंने चारों के डीएनए को लिया और मैंने एक एपेंडॉर्फ ट्यूब ली। एपेंडॉर्फ ट्यूब लेते ही मैंने 4 डीएनए इसके अंदर डाल दिए और मैंने एक ही इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला। ठीक है, अब सी डीएनए नहीं, 4 नहीं, 3, तीनों फीमेल्स के डीएनए डाले और इको R1 डाला, और दूसरी एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर मैंने जो क्राइम सीन का जो डीएनए था वो डाला और अगेन इको R1 डाला मैंने। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द साइट्स, भाई इसके पास कितनी साइट है, इसके पास अगर 4 सीक्वेंस है तो इसके पास कितने फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन होंगे। देखो, एक डीएनए के अंदर 4 फ्रैगमेंट्स है, 1, 2, 3 और ये 4, तो फ्रैगमेंट्स कितने हुए, एक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इसके पास 5 फ्रैगमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसके पास 2 ही आएंगे, इसके पास तो 51 फ्रैगमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन हर ट्यूब, डिफरेंट ट्यूब ली थी बेटा मैंने। इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो किया मैंने पीसीआर से किया। अब मैंने 4 एपेंडॉर्फ ट्यूब ली, एक ये 1, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। इस पे मैंने डाला सी डीएनए, क्राइम सीन वाला डीएनए। इसमें मैंने फीमेल 3 का डीएनए डाला, इसमें फीमेल 2 का डीएनए डाला, इसमें फीमेल 1 का डाला मैंने डीएनए। ठीक है, चारों के अंदर मैंने इको R1 डाल दिए। ठीक है, हर के डीएनए सेपरेट हैं। ठीक है, तो आपको किसी, इसके अंदर सपोजिटली 5 सीक्वेंस, 5 साइट्स हैं तो कितने फ्रैगमेंट्स आएंगे हमारे, 6। इसके अंदर 3 साइट्स हैं तो कितने फ्रैगमेंट्स आएंगे, 4। इसके अंदर 2 साइट्स हैं तो कितने फ्रैगमेंट्स आएंगे, 3। ठीक है, और उसका हमें पता नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हर सॉल्यूशन को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। ये जेल टैंक लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने 4 वेल बनाए। इसके अंदर मैंने F1 का डीएनए डाला, इसके अंदर F2 का, इसके अंदर F3 का, इसके अंदर C का, क्राइम सीन का। सब डाइजेस्ट हुए हैं एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे एनोड लगाया, यहाँ पे कैथोड लगाया, डीएनए इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, स्विच ऑन कर दिया। इसके 4 बैंड्स आ गए, 6 बैंड्स। इसके कितने आए भाई, इसके 4 आए। इसके कितने आए, इसके 3 आए। सपोजिटली इसके भी 4 आए। तो ये क्राइम सीन का बाल था, इसके कितने फ्रैगमेंट्स आए हैं, 4। और ये किससे रिजेंबल, ये बैंड पैटर्न किससे रिजेंबल कर रहा है, फीमेल 2 के डीएनए के बैंड पैटर्न से। तो मेरी क्रिमिनल कौन हुई, फीमेल 2। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप पहले अपना जो है पीसीआर से अपना डीएनए जो है, जिस डीएनए को आप मैच कराना चाहते हो उससे एम्पलीफाई करो, और फिर आप इसको बाकी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालो और मैच कर लो बैंड्स। ठीक है, इसका लिख के दे दूंगी, याद हो जाएगा। समझने वाली बात थी, वो मैंने आपको समझा दी है। सो पीसीआर भी कर लिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एक बार मुझे प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। समझ आपको आ गया है कैसे करते हैं।
अब इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो आज की वीडियो में तो मुझसे कल पूछ लेना। कल मैं डेफिनेटली आ रही हूँ, और मैं कल ही आ रही हूँ। उसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट वीक आऊँगी ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक आऊँगी मंडे से। तो कल आ जाना, बेशक उसके बाद छुट्टी कर लेना, क्या करना, लेकिन कल आ जाना, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ एक बार क्लास में भी डिस्कस करनी पड़ेगी मुझे। और फिर मैं एक और वीडियो बना दूँगी इसके सेकंड चैप्टर पे, वो हम क्लास में मंडे को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक कल आना है आपको स्कूल, कल क्या है, थर्सडे, और एक आना है आपको मंडे को और ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को मैं सेकंड चैप्टर ख़त्म करा लूँगी, वीडियो डिस्कस कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं आपसे चैप्टर नंबर 8 का डिस्कस करूँगी, इम्यूनिटी वाला पार्ट। मलेरिया वाला पार्ट की वीडियो बना रखी है मैंने, वो भी आज सेंड कर दूंगी आपको। आई होप कि आप 10th चैप्टर को अच्छे से लर्न कर चुके हो। उसका सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट मुझे समझाना रह गया है। उस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना। उसके अंदर लर्निंग ही लर्निंग है बस, और वो फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आंसर है इसका। जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें आपको खुद एक्सप्रेस करना होता है। और हमारे इंडिया के बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि मदर टंग में हम नहीं पढ़ते हैं। हमारी जो बुक्स है वो इंग्लिश में, हमारी मदर टंग अलग अलग है, तो हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, आंसर बनाना नहीं जानते, मुश्किल होती है, ठीक है? तो अप्लाइड क्वेश्चन है, दूसरे टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में तो आपको मुश्किल होगी फिर भी, लेकिन जो क्वेश्चन आपके जिस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं उसको तो अच्छे से लर्न कर लो। तो 10th चैप्टर में से अच्छे खासे मार्क्स का आता है और डायरेक्ट आता है। इनफैक्ट ड्रग्स वाला पोर्शन जो है आपका चैप्टर 8 का, वो भी डायरेक्ट है आपका। तो उसमें आपका मलेरिया लर्न करना है आपको और इम्यूनिटी समझना है, मलेरिया और इम्यूनिटी समझना है, बाकी सारा उसके अंदर लर्निंग है, ठीक है? तो मलेरिया, इम्यूनिटी, सीवेज ट्रीटमेंट एंड ये चैप्टर 12 ये मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीक। और चैप्टर 7 का आई एम नॉट श्योर, वो मैं आपको अक्टूबर की छुट्टियों में बना के भेज दूंगी, वीडियो से ही पढ़ सकते हैं हम उसको। ओके, सो बाय बाय।